नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? अब मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 31 रिकर्सिव फंक्शन और मेमोराइजेशन के ऊपर। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन चीज़ है क्या। तो सबसे पहले अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो रिकर्जन है क्या। लेट्स अंडरस्टैंड रिकर्जन फर्स्ट। रिकर्जन क्या है? एक प्रोसेस है, राइट। एक प्रोसेस है डिफाइन करना खुद को, समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ, खुद के टर्म्स में करना। और एक फिजिकल एग्जांपल अगर हम देखें कि भाई दो मिरर्स हमारे आसपास एक दूसरे के सामने हैं, और मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया और देखा ये ऐसे करके मैं खड़ा हो गया, तो मैं खुद को दोनों में अपना प्रतिबिंब देखूंगा, अपनी रिफ्लेक्शन देखूंगा, और वो रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट होगी। तो वो आपका होगा रिफ्लेक्शन, आपका रिकर्सिवली काम कर रहा है। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हो गया रिकर्जन का। तो रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है कि भाई ये फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पर कॉल किया और ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है बार बार। और जो भी है, जैसे 3 डॉट मैंने यहाँ बना रखे हैं, इसका मतलब हो गया कि भाई कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, उसका मुझे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारा ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल है और बाहर फंक्शन कॉल तो है ये, जिससे पहली बार स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसके अंग्रेजी लिखी हुई है कि हमें पता है कि फंक्शन दूसरे फंक्शन कॉल कर सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि जो फंक्शन है मेरा खुद को कॉल भी कर सकता है। इस तरह के कॉन्स्ट्रक्ट को हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो ये सीधी सीधी बात यहाँ पर दे रखी है। आगे और एग्जांपल्स आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो ये हिंदी में आपके लिए तर्जुमा करके लेकर आया मैं कि फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफाइड कंडीशन, जिस स्पेसिफाइड कंडीशन को हम कहते हैं बेस कंडीशन के तक कॉल करने को ही रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस बता रहे हैं, इस काम को हम क्या कहते हैं? रिकर्जन कहते हैं। तो देखिए हिंदी में आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर आपके लिए लेकर आया हूँ कि भाई इसके जो एप्लीकेशंस हैं, इसकी जो यूजेस हैं वो क्या क्या है। भाई आपका ट्री स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, फाइल डायरेक्टरीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि भाई किस फाइल डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स कितनी हैं, डायरेक्टरीज कितनी हैं, उनको रीड करने के लिए काम आता है यहाँ पर कि उसकी सब डायरेक्टरी होंगी और फाइल्स होंगी। हमें इस बारे में नहीं पता, हमें नहीं मालूम होता है कि एक डायरेक्टरी के अंदर सभी फाइल्स होंगी या सब डायरेक्टरीज होंगी, और उसके अंदर और भी सब डायरेक्टरीज हमारी और हो सकती है। और तीसरा एप्लीकेशन जो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण आती है, वो आते हैं डेटा को सॉर्ट करने में, कि डेटा के सॉर्टिंग जो एल्गोरिथम आप लगाते हैं, चाहे आप इंसर्शन सॉर्ट लगाएं, आप सिलेक्शन सॉर्ट लगाएं, बबल सॉर्ट लगाएं, जितनी सॉर्टिंग आप लगा रहे हैं, एक्चुअल में आप एक रिकर्सिव फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर काम करेगा। तो रिकर्जन मेरा वहाँ भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो हो गई मेरी एप्लीकेशंस। और रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है वो भी आपको मैंने बताया है। अब आगे सीधा हम एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सा फैक्टोरियल का एग्जांपल है हमारे सामने, राइट, कि भाई ये फैक्टोरियल मेरा वही अपना x है, राइट। हमने x इनपुट किया, यहाँ नम लिया, x के लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ये जाएगा यहाँ पर 3 में, राइट, यहाँ पर गया। और जैसे ये 3 गया, इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि 2 इंटू 1 भी आएगा अगेन, क्योंकि ये 2 होगा, दोबारा से फंक्शन कॉल होगा 2 के लिए। तो ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ये यहाँ पर आके फिर खुद को कॉल करेगा आगे दोबारा। तो ये हो गया मेरा रिकर्सिव फंक्शन। इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे। अभी देखिए, अब यही अगेन चीज़ मैंने कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया फैक्टोरियल 3 से कॉल कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर, राइट। और मैंने कहा भाई 3 से कॉल किया, फिर 3 आ गया, ये क्या हो गया n-1, n की वैल्यू क्या थी 3, n-1 क्या हुआ 2, तो 3-1 2। जैसे ही हुआ इसके बाद यहाँ पर गया, यहाँ जाके सीधा इसने उठाया इसको, अगेन देखा, चेक किया कि भाई 2 मेरा 1 के बराबर है, भाई तो नहीं है, एल्स में जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया 1, अगेन -1 हो गया, फिर यहाँ जाएगा अगेन, तो क्योंकि दोबारा फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पर, तो 3 बार कॉल हो रहा है, एक बार यहाँ कॉल हुआ, दूसरी बार कॉल हुआ, फिर से कॉल हुआ, फिर से कॉल होगा, देखेगा 1 मेरा बराबर है कि नहीं, कहा हाँ जी 1 मेरा बराबर है इससे, तो रिटर्न कर दिया, रिटर्न करके यहाँ पर आएगा, क्योंकि जहाँ से कॉल किया वहीं पर रिटर्न होगा, तो वहाँ रिटर्न हो गया। इसके बाद ये वैल्यू मेरी बनी 1, ये मेरा क्या बना 2, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 यहाँ पर जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ये रिटर्न हो गया। ये रिटर्न होने के बाद ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर वापस यहाँ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास अगेन वो चीज़ दोबारा एग्जीक्यूट होगी तो आ जाएगा। तो मेरे पास रिटर्न क्या आ गया यहाँ पर, x के लिए क्या आ गया यहाँ पर मेरी 6, तो ये मेरा हो गया 3 फैक्टोरियल।
राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप, और ये कुछ अंग्रेजी मैंने आपके सामने लिखी हुई यहाँ पर, ये आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे बेस कंडीशन की बात हो रही है। तो बेस कंडीशन क्या है यहाँ पर, ये रहा, दिस इज माई बेस कंडीशन, ये मेरी बेस कंडीशन जो रोकेगी, जिसे मैं स्पेसिफाइड कंडीशन के नाम पे आपको हिंदी वाले टेक्स्ट में भी आपको ने बताया था। तो ये रोकेगा कि मेरा ये रिकर्शन चलेगा, तो कब तक चलेगा, किस कंडीशन तक चलेगा, कब वो शर्तें लागू होंगी, या कब तक वो रुकेगा, कब वो समाप्त होगा। तो ये बात आ गई आपके बेसिक बेस कंडीशन की बात आ गई। और हर रिकर्सिव फंक्शन में अनिवार्य है कि उसके पास एक बेस कंडीशन होनी ज़रूरी है। अगर नहीं, ऐसा नहीं किया तो मेरा फंक्शन खुद को कॉल करता रह जाएगा, निरंतर बार इनफाइनाइट टाइम्स कॉल करता रहेगा, वो तो रोकना है ना। तो इसी बात को पाइथन जानता है और पाइथन इंटरप्रेटर ने अपना लिमिट सेट कर दिया है रिकर्जन्स के लिए, जिससे कि इनफाइनाइट रिकर्जन्स ना हो, जिससे कि स्टैक ओवरफ्लो ना हो। स्टैक ओवरफ्लो का मतलब हो गया मेमोरी का ओवरफ्लो ना हो। और बाय डिफ़ॉल्ट जो रिकर्जन है, डेप्थ की जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्जन है या लिमिट है, वो 1000 होती है। इट इज बिफोर वर्जन्स 3.10। तो 3.10 से पहले आने वाले जितने वर्जन्स है पाइथन के, उन सब में 1000 लिमिट है। और 1026 पाइथन 3.10 या उसके बाद है। और इस तरह की एरर को हम कहते हैं रिकर्जन एरर। अभी आपको दिखाता हूं कैसे एरर आ रही है। लो जी, दिखा दिया आपके सामने। ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा कॉल कर रहा हूं मैं रिकर्सर नाम का। ये इसको कॉल किया, इसके बाद ये कॉल हुआ, उसके बाद ये खुद को कॉल कर रहा है, ये कॉल किए जा रहा है, ये लूप की तरह चलता जा रहा है। मतलब रिकर्सर कहता है मैं खुद ही को कॉल करूंगा, मैं अपने आप में काफ़ी हूँ। तो अपने में काफ़ी, तो भैया खुद को कॉल करेगा। कॉल किया जी, तो ये देखिए ट्रेस बैक का मतलब क्या होता है, एरर को ट्रेस करिए कि भाई कहाँ से एरर आ रही है और किस नाम की एरर है। तो पाइथन आपको पूरा ब्यौरा देता है एरर के अंदर भी। यहाँ पर वो पूरा एरर का ब्यौरा देगा कि भाई जो लाइन नंबर 4 को पहले रन किया, इसके बाद आके, मतलब सबसे पहली बार में तो यहाँ से क्या किया, ये रिकर्सर हुआ, ये हुआ, इसके बाद लाइन नंबर 4 पे चला गया। कैसे सोचा कि यार चलो मेरा काम खत्म हो गया। वो कहता नहीं, उसको वापस याद आया कि भाई लाइन नंबर 2 पे दोबारा रिकर्सर कॉल किया गया है, तो पहले बार लाइन नंबर 4 तक गया। वो कहता नहीं भाई साहब, लाइन नंबर 2 पे भी आओ, आप वापस आओ, इस पे आओ। लाइन 2 पे आया, फिर अगेन, फिर लाइन 2 पे आया, इतने बार। तो रिकर्सर मेरा 4 बार चला। उसके बाद इसने क्या कहा कि जो प्रीवियस लाइन है मेरा, वो 1022 बार और चला। ये जो प्रीवियस लाइन है ये वाली, ये 1022 टाइम्स और चला। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, 1026। और अगर हम इसको अगर हटा दे, लाइन नंबर 4 वाला को नहीं रखे, तो 1025 भी मेरा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि लाइन नंबर 2 वाले को ये एग्जीक्यूट करा था और उसने कहा प्रीवियस लाइन जो रिपीट हुई है मेरी 1022 बार और हुई है। तो ये मेरा जो आउटपुट आया है, जो रिकर्जन एरर आई है, और जिसने लिखा है कि मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड। तो ये जो एरर आपकी जो आ रही है, ये 1022 मोर टाइम्स का, ये पाइथन 3.10.1 इससे मैंने रन किया हुआ है। और इससे पहले के जो आपके जो पाइथन के वर्जन्स हैं, उनमें ये कुछ इस तरह से आएगा, बार बार आएगा। लेकिन यहाँ पर जो नंबर होगा, वो नंबर होगा आपका 996, राइट। तो पाइथन के 3.8 है, 3.7 है, 3.6 है, 3.4 है, 3.9 है, इन सब में 996 का जिक्र आएगा। और उसके बाद 3.10 अगर आप कर रहे हैं तो उन सब में आएगा 1022 यहाँ पर लिखा होगा। ये होगा रिकर्जन डेप्थ। तो यहाँ तक तो कहानी रही मेरी पहले हाफ, मतलब रिकर्जन की कहानी यहाँ पे मेरी समाप्त होती है। अब जो टॉपिक आपके पास आएगा, जो आपको बताऊंगा, वो आएगा मेमोराइजेशन का। अब मेमोराइजेशन भला क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मेमोराइजेशन चीज़ है क्या, कि भाई मेमोराइजेशन जो है पाइथन में, वो ऑप्टिमाइज करता है फंक्शन को बाय कैशिंग इट्स आउटपुट। उसके आउटपुट को कैश में सेव करेगा फॉर फ्यूचर यूज। अगर कोई ऐसा फंक्शन आपने बनाया है जो कोई वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, राइट, तो उस वैल्यू को वो अपने कैशे में सेव कर लेगा। और नेक्स्ट टाइम अगर यूजर उसी फंक्शन को दोबारा चलाने का प्रयास करेगा, तो पाइथन क्या करेगा, उस फंक्शन को दोबारा ना चला के उस कैशे में जो स्टोर्ड वैल्यू है उसी को उठा के वापस
दे देगा। तो चूंकि हर बार वो फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, इसलिए पाइथन ने क्या किया, उस वैल्यू को सेव करके अपने पास कैशे में स्टोर करके रख लिया। एक कैशे डिक्शनरी मेंटेन होगी इसके लिए हमेशा। तो हर फंक्शन एक मेमोइज होता है, जब मेमोइज जब कर दिया जाता है तो उसकी जो कैलकुलेशन है वो पहली बार होती है हमेशा, और उसके बाद जितनी बार भी उसको कॉल किया जाता है, जितनी बार भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, उस समय वो रिट्रीव जो उसकी जो वैल्यू जो होगी वो रिट्रीव कहाँ से होगी, कैशे से होगी, कैशे से निकाल जाएगी। कि हर बार वो पूरा जमघट काम नहीं करेगा, राइट। कहते थे कि बार बार वो बड़े काम ना करो, एक बार कर दो उसके बाद रिपीट करते रहो, राइट। तो रिपीट क्या करना है, उसकी जो वैल्यू को रिपीट करना है, उसी वैल्यू को उठाना है बार बार कैशे से जितनी बार भी यूज़र मांगे। तो ये जो मेमोराइजेशन जो टेक्निक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त है। किस मामले में, कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कोड्स के मामले में। तो मैं आपको कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कोड में आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो यहां पर मेरे पास ये नम है, यहां मेरे पास है नम, राइट। इस नम के अंदर ये आपका फिबोनाची सीक्वेंस का जनरेट कर रहा हूं 0 और 1, और देखिए यहां पर फिबोनाची फिब नम -1 फिब नम -2। यहां पे हो क्या रहा है कि भाई एक ही फंक्शन है जो मेरा इसको कॉल कर रहा है और ये भी मेरा रिकर्शन कर रहा है। तो रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आ गया था इसके अंदर। तो मेमोराइजेशन तब इस्तेमाल ज़्यादा होता है जब मेरा एक फंक्शन के अंदर डबल रिकर्जन है, डबल रिकर्जन है। अब आप सोचिए ना, एक रिकर्जन ही इतनी लंबी काफ़ी देर तक चलता है, तो डबल रिकर्जन तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन खा जाएगा, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का वक्त बर्बाद करेगा, उसकी मेमोरी बर्बाद करेगा, उसको बिजी रखेगा पूरी तरह। तो भाई इस तरह का जो कोड है मेरा वो कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव है, मतलब कंप्यूटर की भाषा में वो बहुत ही महंगा है, महंगा साबित हो रहा है। वो कहते हैं मैं इसके लिए लगा रहूँगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कोड। अब इस कोड को मेमोराइज करना है, मेमोराइज का मतलब कि उसके आउटपुट को इसको चलाना है, एक बार आउटपुट कैलकुलेट होगा और उसको रख लेना है कैशे के अंदर। जैसे ही कैशे में स्टोर हो गया, अगली बार जब यूज़र इसको चलाएगा दोबारा, तो फिर से वो मेहनत नहीं करेगा पाइथन, वो कहेगा ऑलरेडी इसका आउटपुट सेव्ड है, ये आउटपुट दिखा दो यूज़र को, सीधी सी बात करेगा। तो वो होगा मेमोराइज करना। तो देखते कैसे होता है। ये दो प्रकार से होता है। दो प्रकार कौन कौन सी है, डेकोरेटर है और फंक्शन टूल्स LRU कैशे है। LRU मीन्स लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ये LRU आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर। तो वही LRU जो टेक्निक है वो मेरी यहाँ पर लग रही है। तो डेकोरेटर की जो कहानी है मेरी, डेकोरेटर की कहानी हम बाद में अलग से देखेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ डेकोरेटर्स होते क्या है। कुछ इस प्रकार से होता है। डेकोरेटर एक तरह का फंक्शन है, एक कोड स्निपेट में यहाँ पर जो दे रखा है कि कैशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कैशे एक डिक्शनरी है, ये क्या बन रहा है, एक एम्प्टी डिक्शनरी बन रही है। हमेशा ध्यान रखना ये सेट नहीं बन रहा, ये डिक्शनरी बन रही है हमेशा। तो इनर जो आर्गुमेंट होता है वो चेक करेगा इनर के अंदर कि आर्गुमेंट अगर कैशे में नहीं है तो कैशे में भर दो उसको, फंक्शन का जो आउटपुट जो आ रहा है वो कैशे में भर दो और उसके बाद रिटर्न कर दो और इनर को भी रिटर्न कर दो। ये हो गया फंक्शन मेमोराइज होना कि ये मेमोराइज फिब जो है ये फंक्शन को कॉल कर रहा है और उस फंक्शन की जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो मेरी कैशे में सेव होती जा रही है। अगर वो कैशे में नहीं है तो, नॉट इन है, अगर वो कैशे में नहीं है तो। यहाँ तक की जो अपनी बात देखी डेकोरेटर्स की, ये डेकोरेटर की पूरी कहानी एक अलग से लेक्चर में आपको मैं बताऊँगा। यहाँ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए मैंने लेक्चर प्रिपेयर कर रखा है जो कि आपको मैं आपकी तरफ ज़रूर आएगा AK2 के द्वारा। तो वहाँ तक थोड़ा इंतजार कर लीजिए, इसकी कहानी हम अगले उसमें प्रकरण में पढ़ेंगे। अगले जो लेक्चर जो आएंगे डेकोरेटर में हम उसका कहानी देखेंगे, राइट। हम बात करते हैं अब LRU कैशे के अंदर बात करते हैं। तो ये हमारा बिल्ट इन डेकोरेटर है और कहते हैं ये कैशे डिक्शनरी है हमारी यहाँ पर, राइट। इन कॉन्टेक्स्ट है, मतलब एक डिक्शनरी जो कॉन्टेक्स्ट सेव कर रही है, जो वैल्यू है जो फंक्शन से बनी है वो उसको सेव करके रख रही है। और उसमें क्या करा, देखिए क्या करा है, इट सेव्स द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। द कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ इसके अंदर, हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, जो फंक्शन हम मेमोराइज करना चाह रहे हैं उसको पहली बार कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू को कैशे में सेव करेगा और वो कैशे मेरा डिक्शनरी की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो फंक्शन ऐसा कर रहा है उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मेमोराइज होना कहते हैं। तो हर एक डेकोरेटेड फंक्शन, डेकोरेटेड लग रहा था,
उसका खुद का अपना कैशे डिक्शनरी होनी ज़रूरी है, ठीक है, वो हमेशा होती है, विल हैव इट्स ओन कैशे डिक्शनरी। अब इसका सीधा एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत हमने थ्योरेटिकल देख लिया, एग्जाम्पल बहुत ही सीधे साधा सा है, राइट। यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा इस एग्जाम्पल के अंदर कि भाई टाइमेट नाम का एक मैं मॉड्यूल कॉल कर रहा हूँ टाइमेट, उस टाइमेट के अंदर हमारे पास टाइमेट नाम का ही एक फंक्शन भी है जो एक उस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना वक्त लग रहा है वो मुझे बताएगा। और मैंने इसको कहा कि भाई फिब 30, तो फिबोनाची वाला जो नंबर है तो 30 नंबर्स तक आप इसको फिबोनाची नंबर या सीरीज सीक्वेंस जनरेट करें। और मैंने कहा कि ग्लोबल जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स है अगर अवेलेबल है तो अपना ले ले, नहीं तो कोई बात नहीं, ये बाय डिफॉल्ट मैंने सेट कर दिया। और नंबर इक्वल टू 1, मतलब एक बार ही चलाए, तो या तो मैं इसको मैं 3 बार चलाता तो 3 बार करने का, अगर नंबर इक्वल टू 3 करता तो ये मुझे एवरेज देता, ये एवरेज देता मुझे। अगर मैं नंबर इक्वल टू 3 करूंगा तो मेरे ये 3 बार चलाएगा, उसका एवरेज देगा, लेकिन मुझे हर बार एक ही चलाना है और अलग अलग बार चलाना है, राइट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 बार चलाया इसको, और 3 बार चलाने का सीधा क्या हुआ, पहली बार चलाया तो मेरा आउटपुट आया 0.4385। ये किस में दे रहा है भैया, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड्स में दे रहा है। जो टाइमेट जो फंक्शन है वो आंसर किस में कर रहा है, सेकेंड्स में कर रहा है। तो पहली बार आउटपुट किसने कितने में दिया इसने मुझे, 0.4385 सेकेंड्स। दूसरी बार चलाया तो क्या आउटपुट दिया, 0.4408, और तीसरी बार चलाया तो 0.4391। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट की बजाय अगर एक स्टेटमेंट में नंबर इक्वल टू 3 कर देता तो मेरे पास एवरेज कुछ इस प्रकार ही आता, 0.44 आता सेकेंड्स। भाई आपको लग रहा है बहुत ही जल्दी कर दिया, लग रहा है ना, लग रहा है ना बहुत जल्दी कर दिया, बहुत फास्ट है ये, बिल्कुल फास्ट नहीं है। ये 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1 लाख, 10 लाख, राइट। तो ये 10 लाख गुना स्लो है ये। आप पूछो कैसे, ये 10 लाख गुना स्लो कैसे हो रहा है, मतलब 10⁻⁶ और भी है, इवन मैं आपको कह सकता हूँ कि 1000 गुना और ज़्यादा ये स्लो होगा। इसमें आप 10 लाख के अंदर आप 3 जीरो और जोड़ दो, 1 जीरो और जोड़ दिया, फी हो गया आपका 1 करोड़, ठीक है, फिर 100 करोड़, राइट, कुछ इस प्रकार 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ गुना, मतलब या फिर मैं कह सकता हूँ 1 बिलियन टाइम स्लो है भैया, 1 बिलियन टाइम स्लो है ये। अबे कैसे भाई, भाई आपका सिस्टम गीगाहर्ट्ज में होता है ना, जो स्पीड लिखी होती है, गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 10⁹ हर्ट्ज, ये तो मेरी फ्रीक्वेंसी है। तो एक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व होने में कितना समय लग रहा है, डिवाइड बाय 1 फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लो, 1 बाय फ्रीक्वेंसी कितना आएगा टाइम, तो कितना लग रहा है, एक को सॉल्व होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 नैनो सेकेंड। अगर एक इंस्ट्रक्शन एक सॉल्व होने में मेरा 1 नैनो सेकेंड लग रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। चलो मैं मान के चलो ये 10 लाइन्स है, तो एक लाइन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है 1 नैनो सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो 10 लाइन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 10 नैनो सेकेंड, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो अगर मैंने 30 से एक बार किया तो यहाँ तक आया, 10 लाइन सॉल्व होने में इतना टाइम लग रहा है, सोचिए कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कोड है ये, कि 10 नैनो सेकेंड लगना चाहिए था, वहाँ कितना लग रहा है 0.4385 सेकेंड्स। एवरेज देखिए 0.44 सेकेंड का टाइम लग रहा है। चलिए मैं इसको भी हटा दूँ, इन 3 स्टेटमेंट्स को हटा दूँ मैं, वैसे अगर देखूँ तो कितने में टाइम लगेगा, यहाँ मेरा कितना 3 स्टेटमेंट हट गई, और फिर 30 में अगर एक्स्ट्रा जोड़ दूँ कॉल करने के लिए तो कितनी लाइन लगी यहाँ पर मेरी, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8वीं लाइन ये हो गई। तो फिर भी हमारा टाइम लगा अप्रॉक्सीमेटली मेरा 8 नैनो सेकेंड और लगेगा। अगर 10 ये ना लेके चलूँ तो 8 नैनो सेकेंड लगेगा, तो 8 नैनो सेकेंड लगना चाहिए। टाइम कितना लग रहा है 0.4385। ओ भैया बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अब किसके द्वारा सॉल्व किया जाए, मैंने लगा दिया क्या, एलायरू कैशे लगा दिया। देखिए ये कैशे बनाया, ये कैशे बनाया, ये डेकोरेटर के द्वारा कर रहा हूँ, देखिए ये डेकोरेटर है, राइट, डेकोरेटर का जो कोड मैंने दे रखा था वो एग्जैक्टली यूज़ कर लिया, और ये मेरा फिबोनाची का कोड है,
उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मेमोइज फिब में किसको भेज दिया, पैरामीटर भेज दिया, किसको, इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर ऐसे पैरामीटर पास कर दिया। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो डेकोरेटर होता है वो भी मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो डेकोरेटर फंक्शन जो मेरा है हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन एक आर्गुमेंट बन के आ रहा है। तो अगेन मैंने वही सेम कोड रखा, बस उसके ऊपर मैंने ये कर दिया और टाइम इट निकाल रहा हूं मैं 30 30 तक की सीक्वेंस को जनरेट करने का। तो अब देखिए डेकोरेटर से कितना फर्क पड़ रहा है। देखिए यहां पर कितना आ रहा था 0.4385, पहले बार रन किया, यहां कितना आया 0.4362, कम लगा टाइम 0.4408, यहाँ आया 0.4387, यहाँ था 0.4391, यहाँ 0.4369, राइट। तो यहाँ तक और फर्क पड़ गया। तो जो टाइम फंक्शन है मेरा अगेन सेकेंड्स में कैलकुलेट कर रहा है, आई एम सॉरी। तो डेकोरेटर ने मेरा थोड़ा समय बचाया है, राइट। कैशे में स्टोर करने के लिए तो हर बार कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो मेरा वक्त कम लेगा। अगर मैं एलआरओ कैशे का इस्तेमाल करूं तो यहाँ @ लगता है, मैंने क्या कहा था डेकोरेटर का इस्तेमाल ही हो रहा है। तो ये मेरा अलग टाइप का डेकोरेटर है एलआरओ अंडरस्कोर कैशे। तो मैक्स साइज मैंने यहाँ पे दे दिया 150, क्योंकि 30 में 3 बार कर रहा हूँ, तो भाई मैक्सिमम मेरा 150 तक की जो कैशे है वो सेव करके रख रहा है कि 150 वैल्यूज तक सेव करके रखेगा। तो अगेन मैंने इसको कॉल किया, अगेन चलाया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको चला दिया सीधा, मुझे @ फंक्शन टूल्स एलआरओ अंडरस्कोर कैशे, बस ये एक लाइन लिख दी मैंने, बस राइट, जस्ट सिंगल एक लाइन लिख दी मैंने, और मैंने बाकी सब कुछ सेम रखा। मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ ये लाइन लिख दी है एलआरओ कैशे के केस में। और अब देखिए आउटपुट क्या आएगा, क्या आ रहा है 2.74 × 10⁻⁵, 2.74 × 10⁻⁵, कितना हो गया ये 1. से दूसरी बार जो रन किया देखिए और समय कम लगा, तीसरी बार और समय कम लगा, तो जो सबसे कम समय लगा मेरा 1.699, ऑलमोस्ट से बराबर ही रहे दोनों। या मैं इसको ऐसे कर दूं 1.70 × 10⁻⁵, या 10⁻⁶, 1.7 × 10⁻⁶, ये लगा टाइम। कितना समय लग रहा है हमारा, माइक्रो सेकेंड नहीं लग रहा, 1.7 माइक्रो सेकेंड नहीं लग रहा, सॉरी, है ना। तो नैनो सेकेंड में था वो, उसमें सेकेंड्स में निकल रहा था 0.44 सेकेंड्स था वो, ये क्या निकल रहा है 1.7 माइक्रो सेकेंड। कितना फास्ट हो गया। आप सोचिए एक कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कोड मेरा 30 पे चलाया, एक बार चलाया तो मेरा एंड में जो आया देखिए, पहले था 2.7 समथिंग 10⁻⁵ है, तो मैं क्या कह सकता हूँ इसका, अगर मुझे 10⁻⁶ अगर करना है तो 10 मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये पहली बार जो समय लिया वो 27 माइक्रो सेकेंड लिया, दूसरी बार चलाया सीधा गिर गया 1.7 माइक्रो सेकेंड, और तीसरी बार 1.69 माइक्रो सेकेंड। तो पहली बार जब चलाया तो कैलकुलेट करने में उसको थोड़ा वक्त लगा, चूंकि फंक्शन मेमोइज था तो उसका आउटपुट सेव कर लिया कैशे के अंदर, और उसके बाद जो सब चलाया तो काफ़ी कम वक्त लगा। तो हर बार मेरा अराउंड सेम वक्त लगेगा। ये मेरा पहले मेमोरी से जा रहा था, अब मेरा कैशे से जा रहा है, तो कैशे ज़्यादा फास्ट होती है, ये आपको क्लियरली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ये कैशे जो है मेरा एलआरओ कैशे है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो इंपोर्ट फंक्शन टूल्स करना होगा, इंपोर्ट टाइम इट करना होगा, और ये स्टेटमेंट में लिखने होंगे, बाकी सब कुछ मेरा सेम रहा। तो ये था मेरा, क्या था, ये फंक्शन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फंक्शन टूल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ एलआरओ कैशे के लिए। और ये क्या है, डेकोरेटर है। ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेमोइज कर रहा हूँ। तो पहली बार जब मैंने फंक्शन जो कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव कोड है मेरा यहाँ पर, राइट, 30 तक की लेंथ के लिए मैं रन करना चाह रहा हूँ, तो पहली बार समय लिया 27 माइक्रो सेकेंड, उसके बाद समय लेगा सीधा 1.7 माइक्रो सेकेंड, और उसके बाद हमारा वक्त ले रहा है 1.69 माइक्रो सेकेंड का। तो आप देखिए कितना फर्क पड़ गया। अभी तक हमारा जो आउटपुट आ रहा था वो कुछ इस प्रकार आ रहा था, ये भी मेरा आप देखिए, ये 0.4362, ये सारा 862 है, 87 है, 69 है, ये ऑलमोस्ट मेरा जो जा रहा है 0.44 तक जा रहा है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पता लगा। तो जो मेरा डेकोरेटर का नॉर्मल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फर्क नहीं पता लग रहा, लेकिन मेरा अगर यहाँ इस्तेमाल हुआ एलआरओ कैशे का, तो मेरा यहाँ पर मेरा 1.7 × 10⁻⁶ सेकेंड्स मीन्स 1.7 माइक्रो सेकेंड तक का इस्तेमाल हो रहा है। और आपके जो सिस्टम की गति है वो नैनो सेकेंड्स में होती है।
जहां वो 1 बिलियन टाइम स्लोअर था, यहां पे माइक्रो और इसमें कितना फर्क है, 1000 का फर्क है। तो सिर्फ 1000 गुना स्लो हुआ बजाय वो 1 बिलियन टाइम स्लो होने के। तो सिस्टम आपका कितना इंप्रूव हुआ, ये 10 पर पहले 1 बिलियन टाइम्स मेरा स्लो होता था, 10 पर 9 टाइम्स स्लो था, अब मेरा 10 पर 3 टाइम्स स्लो है। तो इसका अंदर कितना फर्क पड़ा है, मेरा फास्ट कितना सिस्टम, मेरा 10 पर 6 टाइम फास्ट हुआ मेरा। 10 पर 6 का मतलब क्या हो गया, 10 लाख गुना सिस्टम फास्ट हो गया। आप समझ रहे हैं बात को, कि एक कोड जिसको एग्जीक्यूट होने में 0.44 सेकेंड लग रहा है, अब वो समय कितना ले रहा है, एवरेज 1.7 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब 10 लाख गुना सिस्टम फास्ट हो गया आपका। जितना समय पाइथन को लग रहा था सॉल्व करने में, 10 लाख गुना वो फास्ट हो गया और उसने जल्दी रिजल्ट दे दिया, बहुत ही कम समय में रिजल्ट दे दिया। तो ये मेरा इसका हुआ फंक्शन मेमोराइजेशन का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, अभी तक आप लोगों ने रिकर्सिव फंक्शन के बारे में जाना और मेमोराइजेशन के बारे में जाना। तो आई थिंक मेरे एग्जांपल्स पर्याप्त होंगे, नहीं तो GFG और वेबसाइट्स पे सब पड़े हुए हैं, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना। पहले तो भाई पहला काम ही कर दो, आपको लेक्चर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दो। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और अगर कोई आपके पास सुझाव है तो ज़रूर देना। थैंक यू, नमस्कार।